हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम देखेंगे एक थ्योरम। उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है या तो हम उसको ये कह सकते हैं या फिर यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट प्राइम फैक्टर्स, दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर्स। ठीक है, मतलब कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर n जो कि 1 से बड़ा है उसे हम फाइनाइट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये यूनिक होता है, मतलब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर हम ऑर्डर को ना ध्यान दें तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो यूनिक होगा और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मतलब हम नंबर को किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी और ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक होगा। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। If n is a prime integer, therefore there is nothing to prove। मतलब अगर n जो हमारा जो है वो प्राइम इंटीजर है, n अगर पहले ही प्राइम इंटीजर हो जाता है तो हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम n को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि n हमारा प्राइम है और प्राइम को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। वहाँ पे हम मतलब हमारा जो प्रोसेस है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें n को जो है वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है और n खुद प्राइम है तो उसके आगे हम कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मतलब हमारा जो थ्योरम होगा वो वहीं पे प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इफ़ n इज़ अ कंपोजिट इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम इंटीजर p1 सच दैट n इज इक्वल टू p1 इंटू n1 फॉर सम n1 बिलोंग्स टू z। लेकिन n अगर कंपोजिट इंटीजर हो जाता है, प्राइम इंटीजर ना होके अगर n कंपोजिट इंटीजर हो जाता है तो एक इंटीजर प्राइम इंटीजर p1 इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि n इज इक्वल टू p1 इंटू n1 हो जाएगा फॉर सम n1 बिलोंग्स टू z। मतलब n1 की कुछ वैल्यू के लिए n इज इक्वल टू p1 इंटू n1 हो जाएगा। ठीक है, if n1 is prime integer then then n is expressed as a product of prime factors। मतलब अगर n1 जो है वो प्राइम हो जाता है, इतने के बाद अगर n1 प्राइम इंटीजर हमें मिलता है तो हमारा n जो है वो एक्सप्रेस्ड हो चुका है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। हम इसको लिख चुके हैं, इसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हो जाएगा। अगर n1 प्राइम इंटीजर है तो n हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हो जाएगा, लिखा जा चुका है। लेकिन अगर n1 कंपोजिट हो जाता है, प्राइम ना होगे कंपोजिट हो जाता है, देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम इंटीजर p2 सच दैट n इज इक्वल टू p1 p2 n2 फॉर सम n2 बिलोंग्स टू z। तो हम n1 को फिर ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, और जब n1 को ब्रेक करेंगे तो एक इंटीजर p2 एग्जिस्ट करेगा इस तरह से कि n इज इक्वल टू p1 p2 n2 फॉर सम n2 बिलोंग्स टू z। मतलब n2 की कुछ वैल्यू के लिए ये हो जाएगा, n इज इक्वल टू p1 p2 n2 हो जाएगा। ठीक, इफ n2 इज प्राइम इंटीजर देन n इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब अगर n2 यहाँ पे प्राइम इंटीजर हो जाता है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि n जो है वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा चुका है। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं, ये प्रोसेस हम यहीं स्टॉप कर देंगे। लेकिन इफ n2 इज कंपोजिट इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम इंटीजर p3 सच दैट n इज इक्वल टू p1 p2 p3 n3 फॉर सम n3 बिलोंग्स टू z। लेकिन अगर n2 हमारा जो है वो प्राइम इंटीजर ना होके कंपोजिट इंटीजर हो जाता है तो फिर हम n2 को ब्रेक करेंगे तो हमें एक प्राइम इंटीजर p3 इस तरह से मिलेगा कि n इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू n3 हो जाएगा फॉर सम n3 बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब सिंस n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड सो ऑन, एंड देयरफॉर दिस प्रोसेस इज स्टॉप्ड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी गेट। ठीक है, मतलब कि अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि n1 जो है वो n से छोटा है, मतलब n1 जो है वो n जो है वो n1 से बड़ा है, n1 जो है वो n2 से बड़ा है, n2 जो है वो n3 से बड़ा है, और n3 जो आएगा वो अगर हम आगे का प्रोसेस करते हैं तो वो n4 n5 इन सबसे बड़ा आएगा। ठीक है,
तो उसी को लिखा गया है कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू so on, and therefore this process is stopped after a finite number of steps we get. मतलब कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कि कुछ स्टेप्स हमें मल्टीप्लाई करने के बाद, ये प्रोसेस कुछ देर कंटिन्यू करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि लास्ट में हमें एक प्राइम इंटीजर मिल जाएगा जो कि उसके आगे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ये प्रोसेस एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू pk। मतलब कि pk जो हमारा होगा वो लास्ट प्राइम इंटीजर होगा, उसके बाद हम उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम n को लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू अप टू pk तक। ठीक, वेयर i इज इक्वल टू 1 टू k आर प्राइम इंटीजर। ये जहाँ पे ये जितने भी pi's हैं, pi's का मतलब हो गया कि P1, P2, P3, P4, P5 अप टू pk तक ये जितने भी हैं वैल्यूज़ हैं, ये सारे क्या हैं, प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया थ्योरम, यहीं पे प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम इस थ्योरम के यूनिकनेस की बात कर लेते हैं। अब हमें दिखाना है कि ये थ्योरम जो है वो यूनिक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है। सॉरी, थ्योरम नहीं कहेंगे, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन हमें यूनिक दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज इफ पॉसिबल n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 2 वे से। ठीक है, मतलब कि हम मान लेते हैं कि ये जो n है इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू pk इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू QK प्लस 1 अप टू QS तक। ठीक है, मतलब कि हमने मान लिया कि n को हम एक बार इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, P1 P2 अप टू pk फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, और एक बार हम इस तरह से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में Q1 Q2 QK प्लस 1 अप टू QS के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि हम इसको 2 तरीके से, n को ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और n को ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे इज इक्वल टू साइन क्यों लगाया हुआ है कि जब हमने मान लिया कि हम इनको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो ये दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो n के बराबर ही आएगा, मतलब ये सारे आपस में बराबर होंगे। ठीक, where pi's qi's are prime integers and k is less than s। जहाँ पे ये जो हमने देखा, ये हमने जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो pi's हैं और ये जो qi's हैं, ये सारे क्या हैं, प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे P1 P2 pk ये सारे भी प्राइम हैं, और Q1 Q2 अप टू QK QS तक ये सारे भी क्या हैं, प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो pi's qi's आर प्राइम इंटीजर एंड q इज लेस देन s। और क्या है यहाँ पे, q जो है वो s से छोटा है, ये हमें दिख रहा है क्योंकि सॉरी k जो है वो s से छोटा है, ये हमें दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे k तक ही प्रोसेस स्टॉप है, ये यहाँ पे k के बाद k प्लस 1 अप टू ks तक गया हुआ है। ठीक है, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा है, हाँ यहाँ पे जो k है वो यहीं तक ये वैल्यू स्टॉप हो गई है, और इसमें अगर हम देखें तो k प्लस 1 ks तक गया हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो k जो है वो s से छोटा है। ठीक है, k इज लेस देन s है। सिंस P1 डिवाइड Q1 Q2 अप टू QK प्लस 1 अप टू QS। ठीक है, मतलब कि अब ये जो है, अब दोनों एक दूसरे के इक्वल जब हैं, ठीक है, और दोनों एक ही नंबर के प्रोडक्ट के प्राइम इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो P1 जो होगा वो Q1 Q2 QS QK प्लस 1 अप टू QS में से किसी एक इंटीजर को वो ज़रूर, मतलब इसको डिवाइड वो करेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है। P1 P2 अप टू pk जो है वो Q1 Q2 अप टू QS के दो इक्वल है, तो Q1 जो होगा वो इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम Q1 सच दैट P1 डिवाइड
Q1, मतलब कि एक Q1 इस तरह से इसमें से एग्जिस्ट करेगा। Q1 मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही Q1, ठीक है, मतलब कि कोई भी एक इसमें से प्राइम इंटीजर होगा जिसको P1 डिवाइड करेगा, इसीलिए लिखा गया है देयर एग्जिस्ट सम Q1 सच दैट P1 डिवाइड Q1, मतलब कि एक Q1 इसमें एग्जिस्ट करेगा जिसको P1 डिवाइड करेगा, ठीक है। वेयर P1, Q1 आर प्राइम इंटीजर्स, जहाँ पे P1 और Q1 क्या है, प्राइम इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब हो गया P1 इज इक्वल टू Q1। अब जब P1 भी इंटीजर है, Q1 भी इंटीजर है, तो P1 भी प्राइम इंटीजर है, Q1 भी प्राइम इंटीजर है, तो ना P1 Q1 को डिवाइड कर सकता है, ना Q1 P1 को डिवाइड कर सकता है। किसी प्राइम इंटीजर को कोई दूसरा प्राइम इंटीजर डिवाइड तो कर नहीं सकता है, फिर कोई भी नंबर नहीं डिवाइड कर सकता है। तो जब ये दोनों प्राइम इंटीजर हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, P1 इज इक्वल टू Q1 हो जाएगा। नाउ कैंसलिंग P1 एंड Q1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब हम इक्वेशन 1 से हम P1 और Q1 को, इक्वेशन 1 से P1 और Q1 को हम जब कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा P2 P3 अप टू Pk इज इक्वल टू Q2 Q3 अप टू Qk प्लस 1 अप टू Qs, ठीक है। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द PIs आर कैंसल बिकॉज k इज लेस देन s वी गेट, मतलब कि हम ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ये सारे जो Q हैं वो PIs जितने भी P की वैल्यूज़ हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स ये वाले हैं, वो सारे कैंसिल ना हो जाएं। और तो हम जब कैंसिल करेंगे, क्यों तब तक करेंगे क्योंकि Q जो है वो K जो है वो S से छोटा है, तो हमें मिलेगा Qk प्लस 1 Qk प्लस 2 अप टू Qs इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारे प्राइम इंटीजर हैं और किसी भी प्राइम इंटीजर का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज QIs आर प्राइम, दस Q इज लेस देन इज नॉट पॉसिबल, मतलब Q इज लेस देन नॉट पॉसिबल है। इसी तरह से Q इज ग्रेटर देन K इज लेस देन S नॉट पॉसिबल है, तो इसी तरह से K इज ग्रेटर देन K इज लेस देन S नहीं पॉसिबल है, तो K इज ग्रेटर देन S भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया K इज इक्वल टू S हो जाएगा, और K इज इक्वल टू S हो गया तो PI इज इक्वल टू QI हो जाएगा, और हैंस द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। इसका मतलब हो गया कि हमारा रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।